ओके सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने पिछले क्लास में लेसन आरंभ किया था, वसंत भाग 3। लेसन है हमारा 16, पानी की कहानी, और इसके लेखक हैं रामचंद्र तिवारी। तो इसमें पानी की पूरी कहानी के बारे में बताया गया है। लेखक बता रहे हैं कि पानी की बूंद उसको अपनी पूरी जीवनी या अपने पूरे जीवन के बारे में कैसे क्या बता रही हैं। तो देखिए आगे, बूंद पानी की जो उसकी बूंद लेखक के हाथ पर गिरी थी, वही बूंद लेखक को लग रहा है जैसे बातें कर रही है, अपने बारे में बता रही है। तो क्या कह रही बात, आज समुद्र में इधर उधर घूमती रही, फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप में पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। क्या बताया बूंद ने? उसकी बूंद ने क्या कहा, मैं कई महीने तक समुद्र में इधर उधर घूमती रही थी। एक दिन क्या हुआ, गर्म धारा से भेंट हो गई। गर्म पानी से भेंट हो गई, बर्फ बन के घूम रही थी, तो गर्म पानी से मेरी भेंट हो गई। तो धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी शुरू कर दी। जो धारा का गर्म पानी था, उसको हम थोड़ी सी ठंडक देना चाहते थे, तो थोड़ी सी ठंडक देने के लिए हमने उसकी गर्मी को सोखना आरंभ कर दिया। और इसके बाद क्या हुआ, मैं पिघलने लगी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र में तो घूम ही रही थी, किस रूप में थी, बर्फ के रूप में, लेकिन अब कैसे बन गई, पानी के रूप में बन गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णन अतीत है। समुद्र के अंदर जैसे मैं समुद्र के पानी में मिल गई, तो समुद्र का भाग बन गई मैं एक तरह से। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य वहां पर देखा, उसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है। यानी बूंद कह रही है कि पहले तो मैं क्या समझती थी कि समुद्र के अंदर केवल मेरे बंधु बांधव यानी कि केवल पानी ही पानी है। लेकिन अब क्या पता चला उन्हें, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा है। पहले तो क्या समझती थी पानी की बूंद समुद्र के अंदर कि पानी ही पानी है। जब वहां देखा कि समुद्र के अंदर तो बहुत चहल पहल है, किस चीज की है, दूसरे जीवों की है। अनेक जीव समुद्र के अंदर हैं, वे घूमते फिरते बूंद को दिखाई दिए। इसमें निरा नमक भरा पड़ा है। और समुद्र में क्या दिखाई दिया, नमक। ऊपर तो क्या दिखाई देता, पानी, तो सब सोचते पानी है, लेकिन उसमें बहुत सारा नमक भी है और उसमें अनेक जीव जंतु भी रहते हैं। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, नमक वाला होता है। जब उसके अंदर नमक है तो पानी तो अपने आप ही नमक वाला होगा, खारा होगा। तो बूंद कह रही है कि पहले पहल तो मुझे वह समुद्र का जो पानी था खारा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं भाया। मेरा जी मचलाने लगा, उल्टी आने को हुई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सहन होता चला गया। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। क्या कहा उसकी बूंद ने लेखक को कि एक दिन मेरे मन में ऐसा आया कि समुद्र के ऊपर तो मैं बहुत घूम चुकी हूँ, मुझे नीचे जाकर भी देखना चाहिए, गहराई में भी, कि नीचे गहराई में क्या है। तो मैंने इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए समुद्र की गहराई में जाना आरंभ कर दिया। मार्ग में मैंने
विचित्र विचित्र जीव देखे। नीचे जब मैं जा रही थी, जब बूंद नीचे जा रही थी गहराई में, तो रास्ते में बूंद ने क्या देखे? अनेक प्रकार के अद्भुत जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे-धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियां, कई-कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियां देखी। क्या-क्या देखा उन्होंने? अनोखे जीव देखे, धीरे-धीरे चलने वाले, रेंगने वाले, जो पेट के बल से चलते हैं उनको रेंगने वाले बोलते हैं। घोंघे देखे, जालीदार मछलियां देखी और कई-कई मन के कछुए, यानी बहुत भारी-भारी कछुए। 40 किलो का एक मन होता है, तो कई-कई मन यानी 80 किलो के भी, उससे ज्यादा किलो के भी भारी कछुए देखे। और हाथों वाली मछलियां भी देखी। और मछलियां भी देखी, कैसी थी? जैसे जिनके हाथ थे, ऐसी मछलियां भी देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। और एक मछली तो ऐसी भी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। उस मछली के कितने हाथ थे? 8 हाथ थे। मनुष्य से कई गुना लंबी थी और उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। उसके 8 हाथ थे, तो अपने इन हाथों से वह शिकार को फटाफट से पकड़ लेती थी, अपने कब्जे में ले लेती थी। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई, तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। और गहराई में पानी की बूंद गई, किनारों से दूर चली गई और एक ऐसी वस्तु देखी कि बूंद चौंक पड़ी। क्या देखी? अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। वो उसकी बूंद क्या कह रही है? अब तक तो समुद्र में अंधेरा था। सबसे ऊपर का जो स्थान होता है जहां हमें पानी दिखाई देता है, वहां तो सूर्य के प्रकाश के कारण रोशनी होती है। कुछ दूर तक वह प्रकाश पहुंच पाता है जो कि दिखाई देता है सब कुछ। लेकिन थोड़ा और नीचे जाते हैं तो प्रकाश कम हो जाता है। तो बूंद कह रही है कि बड़ा ही ध्यान से वहां पर देखना पड़ता है। तो मैंने बड़े ध्यान से देखा तो मेरी आंखें दर्द करने लगी। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा, कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। बूंद कह रही है कि मैं सोच ही रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई देता होगा, इतना अंधेरा है। मैं तो यहाँ इतना ध्यान देकर देख रही हूँ, जिस कारण मेरी आंखों में भी दर्द हो गया है। तो सामने से बूंद ने एक ऐसा जीव देखा जैसे मानो कोई लालटेन लेकर के घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। जो बूंद को दिखाई दिया जीव की लालटेन लेकर घूम रहा है, वह कौन था? अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। जो मछली थी, ऐसी लग रही थी लालटेन लेकर घूम रही है। वह लालटेन लेकर नहीं घूम रही थी, बल्कि उसका शरीर ऐसा था कि उसके शरीर से ऐसी चमक निकलती थी जो उस मछली को रास्ता दिखाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां इसके पास आ जाती थी। और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। इनके प्रकाश से बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां भी इनके पास आ जाती थी और जब यह भूखी होती तो पेट भरकर उनको भोजन भी कराती थी। विचित्र है, यह बात बड़ी ही विचित्र है, अनोखी है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा वहां भी जंगल है। बूंद कह रही है कि मैं वहां से और नीचे गहराई में पहुंची तो क्या देखा? वहां भी जंगल है। छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत में उगे हुए हैं। जंगल में क्या दिखाई दिया? छोटे ठिंगने और मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुत अधिक
उगे हुए हैं। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं, और क्या दिखाई दिया वहां पर? अनेक प्रकार की पहाड़ियां भी दिखाई दी और घाटियां भी दिखाई दी। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे तथा महा आलसी हैं। जो अनेक प्रकार की वहां पहाड़ियां और गुफाएं दिखाई दी हैं, घाटियां दिखाई दी हैं, वहां क्या देखा है? इन पहाड़ियों की गुफाओं में अनेक प्रकार के जीव रहते हैं और वे कैसे हैं? बिल्कुल अंधे हैं और बहुत ही आलसी हैं, यानी वे कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। यह सब कुछ देखने में बूंद कह रही है कि मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चली, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। बूंद को पहले तो मन में आया कि यहाँ रहते हुए कई वर्ष हो गए हैं, अब मैं ऊपर चलूं, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी यह पता चला कि अब वहां पर जाना मेरे लिए असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। बूंद कितनी नीचे पहुंच गई थी? ऊपर से 3 मील नीचे। बूंद के ऊपर 3 मील ऊंचाई तक पानी ही पानी था। तो इसलिए बूंद कह रही है मेरे लिए ऊपर तक पहुंचना असंभव था। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। बूंद कहती है कि ऊपर जाना तो मेरे लिए संभव नहीं था, इस कारण मैं जमीन में घुसकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जल कण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। बूंद कह रही है कि मेरे लिए कोई नई बात तो थी नहीं। करोड़ों जल कण ऐसे हैं, इसी प्रकार से अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धीरे धीरे धंसता चला जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। जैसे मेरे दूसरे भाई भी चट्टानों में घुस गए थे, ऐसे ही मैं भी उनके पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। बूंद और बूंद जैसे अनेक इनके भाई बहन चट्टान में घुसकर कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान पर ये जाकर निकले और जहां पर इकट्ठा होकर के इन्होंने अपनी सलाह की कि अब क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, कुछ की सोच तो ये थे कि यहीं पड़े रहें, कहीं न जाएं, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। बूंद कह रही है कि हमारे ग्रुप में जितने भी हम थे उनके अंदर कुछ उत्साही युवक भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। बूंद कहती है कि मेरे जैसे युवा और भी बहुत सारे थे, उत्साही युवा थे। वे एक स्वर में ही सारे के सारे बोले कि हम यहाँ नहीं पड़े रहेंगे, हम तो खोज करेंगे, पृथ्वी के अंदर घूम घूम कर देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर और क्या क्या छिपा हुआ है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। ये शोर मचाते हुए यानी पानी के साथ आगे बढ़े तो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां किसी कठोर वस्तु का नाम बिल्कुल भी नहीं था। वहां बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी हुई दिखाई दे रही थी और अनेक प्रकार की धातुएं भी इधर उधर बिखरी पड़ी थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इसी स्थान पर क्या हुआ, एक दुर्घटना होते होते भी बाल बाल बच्ची थी। हम लोग अपनी खोज से इतने खुश थे कि अंधाधुंध बिना ध्यान दिए अपने मार्ग में आगे भागे चले जा रहे थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे
जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। हम बिना ध्यान दिए आगे भागते जा रहे थे तो एक ऐसी जगह पहुंचे हम जहां का तापक्रम बहुत ही ऊंचा था। यह हमारे लिए असह्य था। तापक्रम बहुत ऊंचा था, यानी बहुत ही गर्मी थी जो हमारे लिए सहन नहीं करने योग्य थी, असह्य थी हमारे लिए। हम उसे सहन नहीं कर पा रहे थे। हमारे अगुआ कांपे, जो हमसे आगे थे वे कांप गए, डर गए, और देखते देखते उनका शरीर ओषजन और हद्रजन में विभाजित हो गया। हमारे जो आगे थे वे कांप गए और कुछ कर नहीं सके। इतनी देर में उनका शरीर ओषजन और हद्रजन में विभाजित हो गया, यानी वे जो आगे पानी की बूंदे थी, गर्मी के कारण क्या बन गई? भाप बन गई। इस दुर्घटना में मेरे कान खड़े हो गए। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। यह एक दुर्घटना थी कि जो हमारे भाई बंधु थे वे क्या हो गए, आगे जाकर के ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बदल गए। और इस घटना से मैं भी डर गई। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और भाग निकली। बूंद कह रही कि मैं और अपने कुछ बुद्धिमान साथियों को साथ लेकर बचकर एक तरफ भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। अभी अपने साथियों को, भाई बंधुओं को लेकर के एक तरफ भागी थी जान बचाने के लिए। तो वहां इन्होंने क्या देखा कि पृथ्वी का गर्भ जो है रह रहकर थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। यानी क्या हुआ, पृथ्वी का गर्भ धीरे धीरे हिल रहा था तो एक जोर का धड़ाका हुआ जिससे इन सभी को बाहर फेंक दिया गया। यानी क्या हुआ, भूकंप आया और ज्वालामुखी की तरह जमीन फट गई और ये पानी की बूंद जो जमीन में नीचे घूम रही थी बाहर आकर के गिर गई। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। जब बाहर इनको फेंक दिया गया तो ऊपर आकाश में ये उड़ चले हवा के साथ। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। ये जो एकदम से ज्वालामुखी फटा, जमीन फटी, उससे हम चौंक उठे थे। पीछे देखने पर जात हुआ कि पृथ्वी फट गई है। उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही हैं। पीछे तब तो ये भाग गए, हवा में उड़ गए, और जब पीछे मुड़कर इन्होंने देखा तो क्या दिखाई दिया, जमीन फट गई है और उसमें से धुआं, रेत, धातुएं आदि, लपटें आदि निकल रही हैं। और देखने में बूंद को यह दृश्य बहुत ही शानदार लगा और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। यह दृश्य बूंद को और उसकी बहन भाइयों को बहुत ही अच्छा लगा और बार बार वे इस दृश्य को देखना चाहते रहे। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो, लेखक ने बूंद से कहा। कौन है लेखक? रामचंद्र तिवारी। लेखक कह रहे हैं कि मैं उस बात को समझ गया जो तुम बात कर रही हो। तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। बूंद कहने लगी कि हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते होगे, हमें नहीं पता। पर जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें क्या और दिखाई दिया, एक और भाप का बड़ा दल मिला। एक और भाप, भाप जो होती है ना, पानी में भी होती है, बर्फ से भी भाप निकलती है, सर्दियों में हमारे मुंह से भी धुआं सा निकलता है, ये सब भाप ही होता है। ये भाप का एक बड़ा दल बूंद को और उसके भाई बंधुओं को दिखाई दिया। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। क्या किया इन्होंने? गरज करिए आपस में मिले और आगे बढ़ चले। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। इनकी पुरानी सहेली आंधी है जो उसके भी इनको दर्शन हुए, क्योंकि ये आंधी के साथ भी तो घूमती थी ना, उनके भी इनको दर्शन हुए। अब वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर कभी उधर ले जाती। जो इनको आंधी मिली वह इनकी सहेली थी पहले की, जो अब भी इनको क्या कर रही थी, अपनी पीठ पर लाद कर कभी इधर लेकर जा रही थी और कभी उधर।
यानी पानी की बूंद जो थी वह हवा में, जो ठंडी हवा होती है उसके अंदर नमी होती है, तो वह पानी की कारण ही होती है। पानी के कारण वह हवा ठंडी होती है, उसमें शीतलता होती है, तो हवा के कारण बूंद इधर-उधर जा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वह आंधी की या हवा की पीठ पर इधर-उधर बैठकर घूम रही हो। एक दिन, वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। वह बड़ा आनंद का समय था और हम आकाश में स्वच्छंद होकर के, आजाद होकर के किलोले मस्ती मारते हुए फिरते रहते थे। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। बहुत से भाप इकट्ठे हो गए और जलकण आपस में मिल गए। भाप इकट्ठे होकर के जलकण मिल गए और भारी हो गए, जिससे क्या हुआ, नीचे झुक गए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। यानी क्या हुआ, भाप बनकर, भाप से क्या हो गया, बादल बन गए और बादल भारी हो गए, जिससे वर्षा के रूप में बूंद फिर जमीन पर आकर गिर गई। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक और बह चली। क्या हुआ, मैं एक पहाड़ पर गिर गई और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो गई। धूल मिट्टी थी पहाड़ों पर, उसके साथ मिलकर मैली कुचैली हो गई और एक तरफ बहने लगी। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। बूंद क्या कह रही है कि पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर मैं कूदती रही, किलकारियां मारती, और उसमें जो मुझे आनंद मिला, मजा आया, वह मैं कभी भी नहीं भूल सकती। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। फिर ऊंचे पहाड़ से हम कूदे, यानी ऊंचे पहाड़ से लुढ़क करके हम एक नीचे चट्टान पर आकर गिर गए। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। जब पानी तेजी से गिरता है, झरना बन के बहता है पहाड़ों से, तो क्या होता है, पत्थर टूट जाते हैं। तो इसी प्रकार ऊपर के पानी के गिरने से जो पत्थर थे वो टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गए। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। बूंद लेखक को कहती है कि जो तुम ये इतना रेत देखते हो, ये रेत कहाँ से आता है, बड़े पत्थरों को हमने ही तोड़ा है, चबाया है। यानी हम ऊपर से पत्थरों पर गिरते हैं तो वह टुकड़े टुकड़े हो जाता है, कुछ मोटे टुकड़े, कुछ छोटे टुकड़े, कुछ बिल्कुल रेत हो जाता है। ये हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। बूंद कहती है जब हम इकट्ठे होकर के मौज मस्ती करते हैं तो चाहे कितनी ही कठोर वस्तु क्यों न हो, वे हमारे प्रहार को सहन नहीं कर सकती। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। अपनी विजय मनाते हुए हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। ये इधर उधर बिखर गए, मस्ती कर रहे थे, तो इधर उधर बिखरने के कारण बूंद की क्या इच्छा हुई कि समतल जमीन को देखूं, और एक छोटी सी धारा में मैं मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। सरिता जिस धारा में मिली, छोटी नदी में ये मिली, उस धारा में जब मिली तो वह दिन बहुत ही मजे के थे। हम कभी भूमि को काट, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। जब पानी की नदी बहती है तो क्या होता है, कभी जमीन को पानी काटता है तो कभी पेड़ों की जड़ों के पास से मिट्टी को काटता है, जिससे पेड़ों की जड़ें क्या हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं और पेड़ गिर जाते हैं। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। बूंद कहती है कि मैं एक दिन बहते बहते कहाँ गई, एक नगर के पास पहुंच गई और वहां क्या देखा, नदी के तट पर एक ऊंची मीनार दिखाई दी,
जिसमें से काली काली हवा बाहर निकल रही थी। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दे दिया। मैं उसको देखने के लिए थोड़ा आगे बढ़ने लगी तो क्या हुआ, अपने दुर्भाग्य को न्योता मैंने दे दिया। जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी थी उसे देखने के लिए तो क्या हुआ, मैं और मेरे साथियों को एक मोटे नल ने अपनी ओर खींच लिया। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती रही। जमीन के पास नदी में घूम रही थी ना बूंद, तो नदी में से पानी जो है नल तक पहुंच गया और नल में, एक नल से दूसरे नल में, दूसरे से तीसरे नल में, इस तरह से ये पानी घूमता रहा। मैं प्रति क्षण उसमें से निकलकर भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। मैं, बूंद कहती कि हर समय उस नल में से निकलकर भागने की सोचती रहती थी। भाग्य मेरे साथ था, यानी भाग्य ने मेरा साथ दिया। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। भाग्य ने मेरा साथ दिया और एक दिन क्या हुआ, रात के समय मुझे एक ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया गया जहां पर नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। मैं उस टूटे हुए भाग में से निकल करके भाग ली और पृथ्वी में जाकर समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंच गई। पृथ्वी में अंदर ही अंदर मैं घूमती रही और घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास में पहुंच गई। वहीं रुकी, सूर्य निकल आए थे। मैं बेर के पेड़ के पास पहुंच गई और वहीं पर मैं रुक गई। सूर्य निकल आए थे। बस, मैंने कहा, लेखक ने कहा, बस अब बंद करो, मैंने सारी कहानी सुन ली है। हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। बूंद ने कहा कि हाँ, अब मैं तुम्हारे पास भी नहीं ठहर सकती। सूरज निकल आए हैं और अब तुम मुझे ज्यादा देर तक नहीं रोक कर नहीं रख सकते, क्योंकि धूप जब निकली है तो धूप के कारण पानी की बूंद अपने आप ही सूख जाएगी। तो इस करके बूंद कह रही है, तुम मुझे ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। सूर्य की रोशनी के पड़ने से वह बूंद धीरे धीरे दिखाई देनी बंद हो गई, क्योंकि वह धूप के कारण सूख गई थी। इस कारण लेखक को दिखाई देनी बंद हो गई थी। वह सूख करके भाप बनकर उड़ गई थी। तो पूरे पाठ में पानी के कहानी का पूरा वर्णन किया गया है। पूरा बताया गया है कैसे कैसे पानी कहां से कहां पहुंचता है। यह कभी भी खत्म नहीं होता और कभी भाप के रूप में, कभी बर्फ के रूप में, कभी पानी के रूप में, कभी नमी वाली हवा के रूप में इधर से उधर पानी चक्कर लगाता रहता है। जिस प्रकार से बूंद ने पूरी कहानी में पानी के बारे में ही अपना एक बूंद का रूप लेकर पूरे पानी की घटना के बारे में बताया है। तो अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, एक दो जितने भी हो पाएंगे। उसके बाद कल आपने क्वेश्चन आंसर लर्न करके आने हैं और राइट करके आने हैं। तो अभी जिस बच्चे से भी सुना जाएगा वही बच्चा मुझे आंसर देगा। कलाई पर गिर गई और सरक कर हथेली पर चली आई। बेर की पेड़ की टहनी से ही झरी थी ना, लेखक के हाथ की कलाई पर और वहां से सरक कर हथेली पर आ गई। उसकी बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। बूंद ने पेड़ों की स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति के बारे में बताया है कि इस पेड़ के बराबर ही उसकी जड़ें तथा रोएं जमीन में फैली हुई हैं और इन्हीं में से एक रोए ने उसे बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया था और उसे अपने में समाहित कर लिया था।
बूंद 3 दिन तक सांसत भोगती रही और यह बताते हुए ओस की बूंद क्रोध और घृणा से कांप उठी। प्रश्न 3, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पुरखा क्यों कहा है? पानी की बूंद ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पुरखा इसलिए कहा है क्योंकि दोनों की क्रिया के फलस्वरूप बूंद का जन्म हुआ। हाइड्रोजन और ओसजन, इनको अपना पुरखा किस लिए कहा है? क्योंकि दोनों की क्रिया के फलस्वरूप बूंद का जन्म हुआ और इस क्रिया में दोनों प्रत्यक्ष अस्तित्व में खो गई। पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पानी के जन्म और जीवन यात्रा की कहानी। पानी का जन्म। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि बहुत समय पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक गैसें सूर्यमंडल में तेज लपटों के रूप में विद्यमान थी। एक अन्य विशाल ग्रह की आकर्षण शक्ति के कारण उसका कुछ अंश टूटकर अलग हुआ और ठंडा हो गया। इसी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की क्रिया के फलस्वरूप पानी का जन्म हुआ। पानी की जीवन यात्रा की कहानी। पानी वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में विद्यमान था। अन्य वाष्प दल के मिलने से वाष्प भारी तथा ठंडी हुई तथा भारी होकर वर्षा के रूप में नीचे आई। ये बूंदें पहाड़ की चोटियों पर बर्फ के रूप में जम गई। सूर्य की किरणों के ऊष्मा ने उन्हें पिघलाया तथा कुछ हिमखंड भी टूटकर इस पानी के साथ सरिता में आया और सरिता से यह पानी कहाँ पहुंच गया? समुद्र में पहुंचा। यह पानी सागर की तली तथा चट्टानों के बीच में से होकर गहराई में चला गया। वहां पर ज्वालामुखी के विस्फोट के साथ ही वाष्प रूप में बाहर आ गया। यही पानी वर्षा के रूप में नदियों में आया तथा नल में जाकर एक टूटे भाग से जमीन पर टपक गया। यह पानी पृथ्वी द्वारा सोख लिया गया। इसे पेड़ की जड़ ने अवशोषित कर लिया और पत्तियों के माध्यम से वाष्प वायुमंडल में फिर से छोड़ दिया गया। इस पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन इसमें सारा बता दिया गया है कि किस प्रकार से पानी की जीवन यात्रा हुई। कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पाठ में आरंभ में आपने देखा और अंत में भी आपने देखा, तो इसको पढ़ करके आप बताइए कि बूंद जो है किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। कहानी का आरंभ और अंत पढ़कर हमें ज्ञात होता है कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए सूर्य के निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी। सूर्य की ऊष्मा पाकर उसमें उड़ने की ताकत आ जाएगी और वह उड़ सकेगी। सूर्य के निकलने के इंतजार में ही ओस की बूंद लेखक को अपनी कहानी अपनी आप बीती बता रही थी। उसे था जब सूरज निकल आएगा तो सूरज उसे ऊष्मा दे देगा, जिससे उसे उड़ने की शक्ति आ जाएगी और वह उड़ जाएगी। तो अब टाइम ही हो गया मीटिंग एंड करने का, तो आप लर्न एंड राइट कराना, अब टाइम नहीं है।